अच्छा, ये इंटरमीडिएट स्टेट है बिटवीन, जो हम पढ़ेंगे लिक्विड्स, दिस इज इंटरमीडिएट स्टेट इन बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस, सही ना। जैसे हमने काइनेटिक थ्योरी पढ़ी थी गैसेस की, ऐसे ही काइनेटिक थ्योरी किसकी है, लिक्विड्स की। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पॉइंट सेम लगभग वैसे ही हैं। जैसे इसमें हम पहला पॉइंट बोलेंगे कि लिक्विड भी जो है, लिक्विड भी है, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। पहला तो वही है सेम, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना है। तो उसको मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा क्योंकि तुम पढ़ चुके हो सभी। इट इज अगेन मेड अप ऑफ लार्ज, लिक्विड इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मॉलिक्यूल्स क्लोज टू ईच अदर, मॉलिक्यूल्स क्लोज टू ईच अदर लिक्विड्स के अंदर। इसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगी, क्लियर, इसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगी एज कम्पेयर टू गैसेस। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, मॉलिक्यूल्स क्लोज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, सेम पॉइंट्स है वही लगभग, बस उसमें नेग्लिजिबल था अट्रैक्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। और दे हैव कांस्टेंट रैपिड मोशन, molecules of liquid they have constant rapid motion। और इसमें भी वही पॉइंट है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सेम चीज है इसके अंदर भी। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है पॉइंट्स इसके अंदर। इसके अलावा लिक्विड्स का प्रॉपर्टीज में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, जो बिल्कुल स्टार्टिंग का लेक्चर है, इसमें मैंने तो बताया था कि लिक्विड्स के अंदर डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, दोनों में से कौन सा होता है इसके अंदर डेफिनेट, लिक्विड्स के अंदर इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम है बट नो डेफिनेट शेप, क्योंकि जिस कंटेनर में डालेंगे नो डेफिनेट शेप, जिस कंटेनर में डालेंगे वो शेप आ जाएगी, जिस कंटेनर में डाल देंगे वो शेप आ जाएगी, ये ध्यान रखना इसके अंदर। डेफिनेट वॉल्यूम इसका होता है बट नो डेफिनेट शेप, पहला पॉइंट। लिक्विड दे पोजेस फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी सही ना, यानी ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसकी टेंडेंसी है फ्लो करने की, तो उसको बोलते हैं फ्लूइडिटी, सही ना, फ्लूइडिटी होती है लिक्विड्स के अंदर, दे पोजेस फ्लूइडिटी, दे पोजेस फ्लूइडिटी। और वेरी लेस कंप्रेसिबल, बहुत ही कम कंप्रेसिबल होंगे, जैसे सॉलिड्स तो कंप्रेस हो नहीं सकते, इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत कम कंप्रेशन होता है इसके अंदर, वेरी लेस कंप्रेसिबल, सही ना, बहुत कम कंप्रेस होंगे। और लेस डिफ्यूजन देन गैस, लेस डिफ्यूजन देन गैस, गैस तो इमीडिएटली स्प्रेड कर जाती है, लेकिन इनके अंदर डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। डिफ्यूजन क्यों, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हो तुम, एक इंक का ड्रॉप अगर पानी में डालेंगे तो इमीडिएटली तो नहीं फैलता, वो टाइम लगेगा, बहुत टाइम के बाद जो पानी होगा वो ब्लू हो जाएगा। तो इसलिए इंक का ड्रॉप, इंक का स्पॉट जो है वाटर में अगर हम डालेंगे तो उसमें कुछ टाइम के बाद वो ब्लू होगा। तो इससे पता लगता है कि दे हैव लेस डिफ्यूजन देन गैस, लेस डिफ्यूजन देन गैस। तो ऐसे ही पॉइंट्स हैं, ये पहले हो चुके हैं डिस्कस, बस एक बार दोबारा हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अब इसके अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, लास्ट में मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था, नोट कर लेंगे उसको भी। गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है, गैस और वेपर में बताओ, गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होगा, गैस और वेपर। वेपर के ऊपर मैं आइडियल गैस इक्वेशन नहीं फॉलो करूंगा, ध्यान रखना चीज का, आईआईटी के अंदर क्वेश्चन आए हुए काफी बार, अनटिल एंड अनलेस वो बोलेगा पेपर के अंदर कि आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड, तब तक अप्लाई नहीं करना है। गैस के ऊपर अप्लाई करना है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी रूट एन आरटी को, वेपर के ऊपर नहीं। बोलो क्या होगा, गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है। गैस बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वेपर, क्योंकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, ये ध्यान रखें, गैस बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वेपर। और अबव टीसी तो हमेशा क्या रहेगी, गैस ही रहेगी, अबव टीसी इट विल रिमेन ओनली गैस, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो ये लाइन याद रखनी है, गैस बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वेपर, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर से पहले वो कन्वर्ट हो सकती है लिक्विड में, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर तो वो गैस ही रहेगी हमेशा, इसलिए। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए, गैस बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वेपर। अच्छा, इसके बाद अब ये 9th क्लास का ही टॉपिक है वैसे तो, लेकिन एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको। इवेपोरेशन क्या होता है, सबको पता होगा। इवेपोरेशन, लिक्विड कोई भी पड़ा हुआ है, कोई भी लिक्विड है, वो क्या करेगा, वेपराइज करेगा। जनरली हम एग्जांपल किसका लेते हैं, वाटर का।
वाटर है तो ये अपने आप ही इसके वेपर्स बनेंगे, है ना, इसके वेपर्स बनेंगे। और अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया ऊपर से, अगर मैंने ऊपर से क्लोज कर दिया, तो जैसे ही वेपर्स वॉल से टकराएंगे इमीडिएटली क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। जो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर के अंदर, इसे क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन। ये कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन है। और दोबारा जब ये वेपर्स वॉल से टकराएंगे तो अगेन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। द कन्वर्जन ऑफ वेपर स्टेट बैक टू लिक्विड स्टेट, दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। और एक स्टेज ऐसा आएगा, ध्यान देना, एक स्टेज ऐसा आएगा जब जितनी स्पीड से वेपराइजेशन हो रहा है, जितनी स्पीड से वेपराइजेशन हो रहा है उतनी स्पीड से कंडेंसेशन होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन is equal to rate means speed, rate of condensation, rate of evaporation is equal to rate of condensation। उस स्टेज पे जो ये वेपर्स प्रेजेंट है अबव द लिक्विड, ये जो वेपर्स प्रेजेंट है अबव द लिक्विड, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो होता है वेपर प्रेशर। कमीशन कौन बोल रहा है? सर ऋषिराज। नहीं रिकॉर्डिंग वो सबको नहीं देनी वो परमिशन सर, लेकिन फिर देखना व्यू करना हो तो वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है उसमें। अच्छा नहीं, वो रिव्यू करना होगा मेरे से, कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर चाहिए होंगे तो वो मिल जाएंगे। लेकिन ये ना दोबारा सुनोगे टाइम वेस्ट होता है उसमें। कोई स्पेशल लेक्चर है नोट करता है साथ साथ, जो मैं पढ़ रहा हूँ सब कुछ साथ साथ नोट करना है। ठीक है। ये ध्यान रखना, कोई भी बच्चा बैठा है अगर वो नोट नहीं कर रहा है कॉपी में तो उसको कभी भी, और ये ध्यान रखना तुम लोग रिकॉर्डिंग दोबारा सुनने का मतलब होता है तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए ट्राई करना कि साथ साथ नोट्स बनाओ, अपनी स्पीड थोड़ी मेंटेन करो। उसको कॉपी से पढ़ोगे टाइम कम लगेगा, दोबारा रिकॉर्डिंग सुनोगे तो टाइम वेस्ट होता है उससे। तो ये ध्यान रखेंगे। मैंने क्या बताया तुम्हें, यहाँ पे कोई भी लिक्विड है, जैसे ये मैंने दोबारा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने सपोज यहाँ एग्जांपल लिया अल्कोहल का, सपोज दिस इज इथेनॉल, अल्कोहल। अच्छा देखते हैं किसकी नॉलेज अच्छी है, कौन बताएगा। अब इसमें वाटर है और ये ऊपर से क्लोज कर रहा हूं मैं, ये वाटर है और इथेनॉल है। यहाँ पे इधर वाटर है साथ में इथेनॉल। किसके वेपर जल्दी बनेंगे, किसका इवेपोरेशन फास्ट होगा? C2H5O। C2H5O पता है? हाँ इथेनॉल का सर। हाँ इथेनॉल होगा और ईथर होगा। अगर ईथर आ जाए ना यहाँ पे, सपोज ईथर आ जाए CH3OCH3, इसका इवेपोरेशन तो बहुत ही फास्ट होगा। इट गिव्स ए कूलिंग सेंसेशन, ये पढ़ा भी होगा सबने। ये ना हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे स्किन से एब्जॉर्ब करके, और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हीट को एब्जॉर्ब करता है यानी वो ठंडा करेगा। वो क्या करेगा, ठंडा करेगा। अल्कोहल का मतलब बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास याद कर लो। हालांकि 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, 80 डिग्री सेल्सियस याद कर लो इथेनॉल का। और ईथर की बात करें ना तो इसका तो 40 से भी कम होता है, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। यानी तुम खुद सोच के देखो, ईथर बड़े बड़े मतलब घर में होगा तो कुछ टाइम के बाद गायब हो जाएगा, अपने आप ही वेपराइज कर जाएगा रूम टेम्परेचर पे। ऐसे इथेनॉल भी है, मतलब अगर तुम रख दोगे इसके 3-4 घंटे ऐसे ओपन में तो ये गायब हो जाएगा, वेपराइज कर जाएगा धीरे धीरे करके। वाटर इतनी जल्दी वेपराइज नहीं करता। वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। समझ आ रही है बात? नहीं है तो ये मीनिंग समझना है पहले ढंग से कि इवेपोरेशन का मीनिंग क्या है। तो रेट ऑफ, ऐसा एक इंस्टेंट आएगा जितनी स्पीड से वेपर्स बन रहे हैं उतनी स्पीड से वॉल से वेपर्स टकराएंगे और क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। उस स्टेज पे जो ये वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। उस स्टेज पे जो ये वेपर्स वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे अबव द लिक्विड इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो ये चीज रखना। इवेपोरेशन और इवेपोरेशन वेपर प्रेशर में डिफरेंस भी होता है, मैं बताऊंगा क्या चीज है, लेकिन इतना तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे। पहले इवेपोरेशन का मीनिंग समझ आ गया होगा तुम्हें, यहाँ पे कंडेंसेशन का मीनिंग समझ आ गया होगा। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन ये सबने पढ़ा भी हुआ पहले 9th क्लास में, सबने पढ़ा होगा, 9th 10th में पढ़ते हुए आ रहे हैं इवेपोरेशन क्या होता है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब इसमें मैं इवेपोरेशन के बारे में बता रहा हूँ, हालांकि मैंने वेपर प्रेशर की डेफिनेशन भी बता दी है यहाँ पे, लेकिन अभी मैं तुम्हें बताऊंगा किसके बारे में, इवेपोरेशन के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, अगर मैं तीनों की बात करूं, इवेपोरेशन सबसे फास्ट किसका होगा, डाइमिथाइल ईथर का।
रेट ऑफ इवेपोरेशन सबसे ज्यादा किसका होगा? डाइमिथाइल ईथर। इसके बाद इथेनॉल का, लीस्ट होगा वाटर का। दिस इज रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्वेश्चन भी इसका 9th और 10th क्लास में आता है। इसका क्वेश्चन क्या है, एक तो ये नोट कर लेना, रबिंग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये एग्जैक्ट वर्ड बोल रहा हूँ ताकि स्कूल में आए तो तुम घबराना नहीं है इसमें। रबिंग ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल गिव्स ए कूलिंग सेंसेशन। रबिंग ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल हो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कॉमन है इसलिए मैंने वो बोल दिया है। रबिंग ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल गिव्स ए कूलिंग सेंसेशन। एक इस टाइप का क्वेश्चन, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम अवर स्किन। हमारे स्किन से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, जो हीट को एब्जॉर्ब करता है वो खुद क्या होगा? ठंडा होगा, है ना। एब्जॉर्ब आइस है, वो हीट को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। क्यों? क्योंकि वो ठंडा है इसलिए। समझे नहीं? रबिंग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल गिव्स ए कूलिंग सेंसेशन। ईथर के साथ भी ऐसी होता है, सही है। तो एक ये, और फिर इसके अलावा क्वेश्चन आता है स्कूल में, स्कूल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, 9th में भी आता क्वेश्चन ये। जैसे टी और कॉफी जो है, जो भी हम लेते हैं, गर्म ज्यादा होती है। इट इज सिप्ड ऑफ फ्रॉम द सॉसर व्हेन इट इज क्वाइट हॉट। क्या रीजन आएगा इसका? टी और कॉफी इज सिप्ड ऑफ फ्रॉम द सॉसर व्हेन इट इज क्वाइट हॉट। सॉसर में लेने से क्या होगा? तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ठंडी बस जल्दी सिंपल सी बात, बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उससे इवापोरेशन फास्ट होगा। ज्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे दे विल लीव द सरफेस। क्लियर? ज्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दे विल लीव द सरफेस, वो सरफेस को लीव कर देंगे, तो इससे वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, सही ना। टी और कॉफी इज सिप्ड ऑफ फ्रॉम द सॉसर व्हेन इट इज क्वाइट हॉट। क्या रीजन आएगा इसका? बिकॉज सरफेस एरिया विल इंक्रीज। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जो ज्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो ज्यादा एनर्जेटिक थे, they will vaporize, evaporation increase कर जाएगा। evaporation will increase, more energetic molecules will leave the surface, leading to cooling of tea और coffee। तो सरफेस एरिया बढ़ गया। मेन पॉइंट जरूर लिख के आना पेपर में, इसको देखते ही मार्क्स मिलते हैं। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, evaporation फास्ट होगा, तो मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल विल लीव द सरफेस। तो ये evaporation है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन से हो सकते हैं इसमें? फैक्टर्स अफेक्टिंग evaporation, आजकल कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करेंगे? पहला, फर्स्ट फैक्टर तो क्या होगा? कभी भी ऐसे फैक्टर्स आते हैं तो पहले तो नेचर ही देखेंगे। नेचर का मैंने बता ही दिया, नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड कैसा है, उसके अंदर फोर्सेस कैसे हैं। अगर लिक्विड के अंदर फोर्स, जैसे मैंने एक लिक्विड दिया ये और एक लिक्विड दिया ये, ए और बी, किसका इवेपोरेशन जल्दी होगा? नेचुरल सी बात है, बी का, क्योंकि ए में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। ए में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो इवेपोरेशन क्या होगा इसका? स्लो होगा। और बी में फोर्सेस बहुत वीक है तो इसका इवेपोरेशन फास्ट होगा, सही ना। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग तो इवेपोरेशन स्लो। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इवेपोरेशन स्लो, सही ना। रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके इक्वल होगा? या इवेपोरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कह सकते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। पहला पॉइंट, नेचर ऑफ लिक्विड, मैंने तुम्हें भी एग्जांपल दे भी दिया इसके अंदर। ईथर का इवेपोरेशन सबसे जल्दी, फिर इथेनॉल का, और फिर वाटर का। क्वेश्चन भी साथ साथ कर लेंगे इसके। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ लिक्विड होगा, दूसरा टेम्परेचर। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर में पता ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन, टेम्परेचर बढ़ा डायरेक्टली पोजिशन है किसके? टेम्परेचर के, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ये तो तुम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो। गर्मी के अंदर, गर्मी अगर है, समर में क्या होता है? कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। कपड़े जल्दी सूख जाते हैं कि नहीं गर्मी में? क्यों? ताकि एटमॉस्फेयर के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। इमीडिएटली जो क्लोथ, जो वेट क्लोथ्स होते हैं, इमीडिएटली दे विल लूज इट्स मॉइस्चर टू द एटमॉस्फेयर। समझिए कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ा, इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा तो इवेपोरेशन ज्यादा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा। ये पॉइंट ध्यान रखना। क्लियर? सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा? सरफेस पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा आ जाएंगे। सरफेस पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा आ जाएंगे
तो जल्दी से वो वेपराइज कर सकते हैं, उनका जल्दी से इवेपोरेशन हो सकता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। अभी मैंने क्वेश्चन करवा दिया इसका, टी और कॉफी वाला क्वेश्चन, वो कॉमन क्वेश्चन है। इट इज शिप्ड ऑफ फ्रॉम द सॉसर व्हेन इट इज क्वाइट हॉट, तो वो ध्यान रखना इसके अंदर। तीसरा फैक्टर, और कोई फैक्टर इसके अलावा? उसके अलावा फिर नेचर पे डिपेंड करेगा। नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? जैसे फ्लो ऑफ विंड, हवा चलती है, अगर हवा तेज चल रही है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। नेचर पे भी डिपेंड करता है इवेपोरेशन, हवा तेज चल रही है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। ये पॉइंट लिख सकते हैं। और इसके अलावा कोई फैक्टर किसी के दिमाग में हो? ह्यूमिडिटी पे? सर ह्यूमिडिटी। हाँ, ह्यूमिडिटी हो गया। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर में, बारिशों में कपड़े नहीं सूखते, किस वजह से? ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए क्या होगा? इवेपोरेशन स्लो होता है, कपड़े जल्दी सूखते नहीं है उसमें, सही है। तो एक बेस्ट एग्जांपल लिया करो डेली लाइफ से, तो कभी भूलोगे नहीं उससे। तो ये फैक्टर्स हैं। ह्यूमिडिटी का एक फॉर्मूला नोट कर लेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसके ऊपर आईआईटी के अंदर न्यूमेरिकल आ चुका है, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा वो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। पूरा लिखना तुम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर। दिस इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जैसे अभी बारिश का टाइम होता है तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। बारिश का टाइम है तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैंने बोला, अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है से 60% बारिश के समय, रेनी सीजन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 60%। ह्यूमिडिटी कितनी है? 60% अगर। और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है तुम्हें से 40 mm, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 40 mm, देन व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स? देन व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स? क्या होगा बताओ? व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स? बोलो जल्दी से। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स? बोल गर्व, आंसर गर्व। सर 24 mm। 24 बहुत अच्छे, हाँ बिल्कुल सही है। 60% ऑफ 40, यानी 60% ऑफ 40 आ जाएगा, सिंपल। 60% है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स अपॉन में वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है? 40 इंटू 100, तो यहाँ से 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो आ जाएगा आंसर कितना? 24 mm पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। ये आ जाएगा 24 mm। तो ये बस छोटा सा क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं ऐसे। यहाँ में मैंने ह्यूमिडिटी का मीनिंग बता दिया है, इसका क्वेश्चन नोट करेंगे, जो पूछा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कि कौन सा निकालता है। इसका हिंट मैंने पहले दिया हुआ है, क्वेश्चन नोट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है काफी। ये क्वेश्चन है, एयर के अंदर सबको पता है एयर हैज 79% नाइट्रोजन, 79% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। सपोज मैंने ये ले लिया, एयर हैज 79% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, ये तुम्हें दे रखा है। और तुम्हें बोला इसके अंदर कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर, कैलकुलेट रो, रो मींस डेंसिटी, मॉइस्ट एयर की डेंसिटी निकालनी है। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस निकालना तुम्हें इसको। और तुम्हें दे रखा है इसके अंदर 25 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पे निकालना तुम्हें डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर। क्लियर? डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 60%, व्हेन रिलेटिव, चलो इसको, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज equal to 60%, is equal to 60%, and vapor pressure of water, vapor pressure of water at, vapor pressure of water at 25 degree Celsius is equal to 24 mm, is 24 mm now, 24 mm of Hg। तो तुम्हें निकालनी है डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर, डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर निकालनी है। तो देखते हैं किसका सही होता है ये। अच्छा, ये देखते हैं किसको याद है ये, कौन बताएगा? जिसने नहीं पढ़ा होगा, एक मिनट को। चलो, ड्राई एयर मॉइस्चर, ड्राई एयर और मॉइस्चर, किसका एवरेज मास ज्यादा होगा? किसका एवरेज मास ज्यादा होगा? ये कौन बताएगा जिसने नहीं पढ़ा हुआ मेरे पास? सेजल तुम दो आंसर का। सेजल क्या आंसर आएगा इसका? छोटा सा क्वेश्चन है, बोलो जल्दी। ड्राई एयर मॉइस्चर, किसका
एवरेज मास ज्यादा आएगा। नहीं पता। सेजल। हाँ ऋषि आंसर दे इसका। नहीं पता। निशी आंसर दो, निशी। ड्राई एयर। हाँ क्या रीजन, रीजन याद है इसका निशी? सर उसमें वाटर वेपर का भी। हाँ सही। चलो एक बार जल्दी से ये क्वेश्चन निकालेंगे जल्दी। निकालो जल्दी इसका आंसर। हेलो। हेलो, इसे मैम क्लास ज्वाइन नहीं की इसने? मैम इसको बोलो क्लास में नाम से आएगा हमेशा। अभी क्लास में है कि नहीं है? हाँ हाँ, मैंने इसको भेजा और क्लास में सब लगी हुई। कुणाल। चलो निकालो जल्दी आंसर, किसने निकाला तो? दक्ष निकाला आंसर।
कुणाल, यस सर। कुणाल लेट कैसे हो गया? सर वो क्रोमा पे आया था मैं, मतलब जरूरी काम था। अच्छा, वो एक्चुअली अभी मैं घर पे नहीं पहुंचा हूँ। तुमसे नहीं पहुंचा है? चल अब तू देख, अब जैसे भी है सुन ले, अब थोड़ा थ्योरी वाले काम आज। यस सर। कुणाल क्लास मत मिस कर बिल्कुल भी। सर वो बस आज ही हो गई थी। अच्छा चल। हाँ, कौन बताएगा इसका आंसर अब? देखो उधर, पहले तो हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी से क्या निकाल लेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर देखेंगे। किसी ने बोला आंसर? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर पर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 24 इंटू 0.6 ये आ जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखिए, अभी फॉर्मूला मैंने पीछे बता दिया है। 24 इंटू 0.6 ये आ जाएगा कि नहीं? दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। कितना आ जाएगा ये? 24 इंटू 0.6 14.4 हाँ 14.4 mm आ गया। दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। ये आ गया यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर ये आ गया। तो ऐसे ही अब मैं वाटर वेपर मेरे को आ गया, निकल गया, यहाँ पे प्रेशर निकल गया इसका। अब मेरे को अगर प्रेशर ऑफ O2 निकालना है तो पहले मैं, अब प्रेशर लेफ्ट कितना होगा? 760 माइनस 14.4। मैं तरीका बता रहा हूँ, करना खुद इसको। ये अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत एडवांस में पूछा हुआ है क्वेश्चन ये। 760 माइनस 14.4 ये कितना आ जाएगा? 745.6 mm। 1 एटमॉस्फेयर था ना? 1 एटमॉस्फेयर था। देखो 1 एटमॉस्फेयर मीन 760 mm था प्रेशर। अब इतना हो गया। अब इसका जो 79% है, इसका जो 79% है वो होगा नाइट्रोजन का। वो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का प्रेशर। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा? 79% ऑफ 745.6 निकाला किसी ने? ये आ जाएगा mm में। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? चाहो तो 760 में से दोनों को माइनस कर दो, या फिर 21/100 ऑफ 745.6। समझ गए कि नहीं? है क्योंकि अब वाटर वेपर्स भी आ गए हैं, तो ये जब निकल जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे निकल जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आ गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकलेगा तीनों का? मोल फ्रैक्शन तीनों का x, ध्यान देना इधर, x H2O वेपर्स, वाटर वेपर्स का x वाटर वेपर्स, x वाटर वेपर्स कितना होगा? ध्यान देंगे, x वाटर वेपर्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स कितना है? 14.4 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 760। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर्स। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर, यानी ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू कितनी है? किसी ने निकाली है? ये किसी ने निकाली है वैल्यू? ये 589.024। 589.024। चलो 589 ले लेते हैं इसको। 590 मान रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली, तुम लोग खुद करना। डिवाइडेड बाय 760, ये पार्शियल प्रेशर किसका आ गया? मोल फ्रैक्शन किसका आ गया? N2 का। ऐसे ही XO2 कितना आ जाएगा? XO2 आ जाएगा कितना? ये कितना आ रहा है? सर 156.5 चलो 156 ले लिया, बाय में 760, बाय 760 लिखना नीचे, बाय 760। ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तीनों का मोल फ्रैक्शन आ गया, तीनों का मोल फ्रैक्शन आ गया। तो यहां से मैं निकालूंगा, ध्यान देना, ये तीनों नोट कर लेना जरूर। x वाटर वेपर निकाल लिया मैंने, x N2 निकाल लिया, x O2 निकाल लिया। अब तीनों निकालने के बाद अब मैं निकाल लूंगा एवरेज मोलर मास ऑफ मॉइस्ट एयर। मैं नेक्स्ट पेज पे निकाल रहा हूँ, एवरेज मोलर मास ऑफ मॉइस्ट एयर। मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन क्या होगा? फॉर्मूला आगे बताना। मोल फ्रैक्शन इनटू क्या होता है? एवरेज मोलर मास। मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन इनटू 18, इसका मोल फ्रैक्शन इनटू 28, और ऐसे ही O2 का मोल फ्रैक्शन इनटू 32।
और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी। ध्यान देंगे इधर। एवरेज मोलर मास ऑफ मॉइस्ट एयर ये कितना होगा, ध्यान देंगे 14.4 डिवाइडेड बाय 760 इंटू 18 प्लस दूसरा कितना था 590 था, 590 डिवाइड बाय 760 इंटू 28 प्लस बचा कितना था, और कितना था ये पीछे 156। अच्छा 156 एक मिनट रुकेंगे, 156 डिवाइड बाय 760 इंटू 32, ये एवरेज मोलर मास आ गया, ये मोलर मास आ गया। और पहले ये ज्यादा था तो इसलिए डेंसिटी मॉइस्चर की कम आएगी। डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर विल बी रो क्या होता है पीएम बाय आरटी, पीएम बाय आरटी। एम ये मैंने ऊपर निकाल लिया, एम ये आएगा पूरा, ये पूरा दोनों को ऐड करेंगे तो एम आ जाएगा। पी 1 एटमॉस्फेयर, मोलर मास तुम ऊपर निकाल लोगे, ये एम ही निकल रहा है, यही जो एम है, बाय में आर 0.0821 और टी 298 केल्विन, ये आ जाएगी ग्राम पर लीटर में। क्लियर, ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था, इसको कर लेना ढंग से। ड्राई एयर होता तो निकालना बहुत इजी था। ड्राई एयर में मोलर मास कैसे निकालते हैं, 21 इंटू 32 प्लस 79% क्या था नाइट्रोजन इंटू 28 डिवाइड बाय टोटल 21 प्लस 79 100, ये आ जाएगा ड्राई एयर का मोलर मास। ड्राई एयर का मोलर मास ये वैल्यू ज्यादा आएगी मॉइस्चर के मोलर मास से, इसलिए ध्यान रखना एवरेज मास ड्राई एयर का ज्यादा होता है देन मॉइस्चर। सुनने में लगता है कि मॉइस्चर है तो वाटर भी होगा उसके अंदर एक्स्ट्रा, लेकिन वो परसेंटेज निकालते हैं तो कम हो जाता है मास, क्योंकि वाटर का मास कम होता है 18 होता है इसलिए। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ पार्ट इसका आ सकता है, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। तो हमने यहाँ पढ़ लिया इवेपोरेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। क्लियर, इवेपोरेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब एक चीज और ध्यान देंगे, अब यहाँ पे करेंगे वेपर प्रेशर। मैंने डेफिनेशन बता दिया तुम्हें, वेपर प्रेशर क्या था, इसकी डेफिनेशन पूछते हैं पेपर के अंदर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, exerted by vapors in equilibrium with the liquid at a particular temperature, pressure exerted by the vapors above the liquid in equilibrium with the liquid at a particular temperature। ये बताया मैंने, जब इन इक्विलिब्रियम बोल दिया क्यों, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन ज्यादा बराबर हो जाएगा, उस इंस्टेंट पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वेपर से, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, उसे बोलेंगे वेपर प्रेशर। मतलब इसका अगर मैं ग्राफ भी प्लॉट करूं तो रेट वर्सेस टाइम का, इनिशियली इवेपोरेशन मैक्सिमम, कंडेंसेशन 0, तो इस इंस्टेंट पे दोनों क्या होगा बराबर, यहाँ पे कंडेंसेशन, यहाँ पे इवेपोरेशन। इनिशियली क्या होगा, इवेपोरेशन मैक्सिमम, कंडेंसेशन 0 था, और इस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया जब दोनों बराबर हो जाएंगे। इस पॉइंट पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वेपर्स, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर है। अब इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन से होंगे, इसमें फैक्टर सिर्फ 2 ही हैं। पहला है नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, stronger the forces lesser the vapor pressure, stronger the intermolecular forces lesser the vapor pressure, stronger the intermolecular forces lesser the vapor pressure, ठीक ना। तो ये ध्यान रखेंगे, फोर्सेस ज्यादा है, जैसे ये लिक्विड है एक और एक ये लिक्विड है, अभी जो बताया था इवेपोरेशन के अंदर, तो ये ए ये बी, तो बी का वेपर प्रेशर ज्यादा, ए का वेपर प्रेशर कम, क्योंकि ए में फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए ये जल्दी से लिक्विड सरफेस को छोड़ेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाएंगे और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसके ऊपर इफेक्ट ये याद करेंगे, एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, ये दिया जाता है इस इक्वेशन से। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर ये दिया जाता है इस इक्वेशन से, log P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है, अभी नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होना है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर बताऊंगा डिटेल में, अभी सिर्फ नाम नोट कर लेंगे। कभी भी आता है ना 2 टेम्परेचर वाला क्वेश्चन, कभी भी आ जाए, 2 इस टेम्परेचर पे ये सॉल्युबिलिटी है तो इस टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो इसी टाइप की क्वेश्चन लगती है,
इस टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, तो इसी टाइप की इक्वेशन होगी। इस समझिए कि नहीं, इस टेम्परेचर पे ये वेपर प्रेशर है, T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर है P1, T2 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर है P2। डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच क्या है यहाँ पे, और ये T1 जो होता है T1 T2, जनरली हम बॉइलिंग पॉइंट लेंगे इसको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड 1 एट T1, बॉइलिंग पॉइंट T1 माना हुआ है और ये बॉइलिंग पॉइंट T2 माना हुआ है। लिक्विड का टेम्परेचर जो हमने बढ़ाया है, P1 P2 क्या वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर समझिए कि नहीं है। तो T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर P1 है, T2 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर P2 है, और बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर ध्यान रखना हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है 1/2। कोई भी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डेल्टा एच यहाँ पे हीट चेंज, एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी चेंज, हीट चेंज, और आर तुम्हें पता है गैस कांस्टेंट है, यहाँ पे आर की वैल्यू लेना है 8.314 वाली, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ताकि डेल्टा एच जो है जूल पर मोल में आए। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, कोई भी लिक्विड कब बॉइल करता है, कोई भी लिक्विड कब बॉइल करेगा, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो ये होता है बॉइलिंग टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। That particular temperature, that constant temperature is called as boiling point, उसे boiling point बोलते हैं। boiling point क्या है, temperature at which vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure। भूलना नहीं है, 12th तक यूज करेंगे इसकी, जो 9th वाले बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी ध्यान रखना है इस चीज का, गर्व ध्यान रखिए उस चीज का। और भी तो सामान लेके आए। यस सर। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कभी भी बॉइलिंग पॉइंट दिया होगा, इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, स्टैंडर्ड जब 1 एटमॉस्फेयर के 1 बार के इक्वल हो तो स्टैंडर्ड, अभी स्टार्ट करना क्लास दोबारा ज्वाइन करना है, और 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट।